सखी सहेली। सभी सखियों और श्रोताओं को मंजी वर्मा का नमस्कार। और आज हमारे साथ हमारे सखी सहेली के मंच पर हमारी प्यारी बुआ आई हैं। तो प्यारी बुआ, आपको भी मेरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, खूब खुश रहो। और हमारे सभी साथियों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार, ढेर सारा प्यार। जो हमारे भतीजे भतीजियाँ बहुएं हैं, बिटिया लोग हैं, उन सबको पहले नमस्कार। और ढेर सारा ये गर्मी में जो है ना, अगर ठंडा वाला नमस्कार दे देते हैं। सही बात है, इस समय गर्मजोशी नहीं चाहिए, थोड़ा सा प्यार दुलार ज्यादा चाहिए। गर्मी बहुत अपने पीक पर है, तो इसीलिए कुछ कुछ हम लोग अपने खजाने में कुछ ऐसी ही बात लेकर आएंगे आज, है ना। हाँ, तो बुआ आज हम लोग बताएंगे, पहले तो बता देते हैं कि किचन ट्रिक्स बता देते हैं, है ना। क्या बात है। तो और उसके बाद जैसे कि आपने बात करी, तो गर्मी में चुस्त दुरुस्त कैसे रहें, ये भी बात करेंगे। और वो दिन याद करो में जब मिलते थे, हमें जब मिलता था जेब खर्च जी, तो उसका क्या करते थे। और कुछ लोगों को तो मिलता ही नहीं था, तो वो कहाँ से जुगाड़ करते थे, वो भी जरा सुन लेंगे, है ना। बिल्कुल, वो तो सुनेंगे बुआ, लेकिन हम सुनेंगे कि आपको कितना जेब खर्च मिलता है, बताएंगे ना। अब तो देना पड़ता है, देखो जमाना बहुत बदल गया है। अभी क्या है कि आजकल हम लोग कार्टून देखते हैं, क्योंकि जो रिमोट है ना टेलीविजन का बच्चों के पास है। और जब उम्र थी कार्टून देखने की, तब तो खैर कार्टून आता ही नहीं था जमाने में। लेकिन जो तुम लोगों के समय के हैं ना बिटिया लोग, वो लोग ये दुखी इस बात से हैं कि जब न्यूज़ देखना रहता था, पुरुष लोग खास तौर से, तब कार्टून देखते थे, है ना। सही बात। तो यही सब चीजें होता है। जब बच्चे जब कार्टून देखने की उम्र में थे, तो न्यूज़ देखना पड़ता था, क्योंकि पिताजी लोगों के पास रिमोट रहता था। तो सब उलट पुलट तो चल रहा है, लेकिन फिर भी घूमनेंगे फिरेंगे, मौज करेंगे। तो बताइए बुआ, हम लोग आज कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ देखो, हम लोग तो बात करेंगे पालमपुर की, लेकिन हमारे बहुत सारे जो गुजरात के साथी हैं वो सोच रहे हैं पालनपुर हम जाएंगे, लेकिन आज हम पालमपुर चलते हैं। पालमपुर फिर चलेंगे कभी पालनपुर भी, है कि बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि मौसम भी देखिए बुआ जी ऐसा है कि हर तरफ गर्मी है, कहीं कहीं पे कुछ बादलों ने कृपा बरसा दी है। नहीं, जहाँ है वहाँ बहुत ठंड हो गई है। बेंगलोर में तो तब मतलब बहुत बुरा हाल है। हाँ, कहीं पे ठंड है, वही रजाई निकल आई वहाँ है। तब तो आपको बेंगलोर के ताजा समाचार पता चल गए। तो हम बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं तो भाई मौसम को उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। तो ऐसे में अगर हम लोग चले पालमपुर की तरफ, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य के कांगड़ा जिले में स्थित है, और ये जगह घिरी है हिमाचल के पीरपुर, पंजाब, धौलागिरी और शिवालिक पहाड़ियों से, जो इस जगह की खूबसूरती में और भी इजाफा कर देती है। चार चांद लग जाते हैं बुआ। और बुआ, वहाँ पर चीड़ के वृक्षों से ढका हुआ और पूरा मैदान है, और झरनों से भरा पूरा इलाका है। और जहाँ पे इतनी सुविधाएं, हरी भरी धरती है, तो वहाँ पे बर्फ से ढके पहाड़ के बीच में ये शानदार प्यारा सा हिल स्टेशन है। और ये वर्ल्ड फेमस है इसकी खूबसूरती, और यहाँ पर क्योंकि हैं चाय के विशाल बागान, जैसे कि हमारी वर्ल्ड फेमस बुआ है। सही बात है, यही तो हम कह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो टी स्टेट्स हैं ना, वहाँ आप घूमें, चाय के स्टेट से घूमें, चाय का आनंद लें। और पालमपुर की जो प्रसिद्धि इसलिए भी है कि इसे भारत के चाय की राजधानी कहा गया है। और ये हिल स्टेशन चाय के बागानों के अलावा धान के खेतों के लिए भी जाना जाता है। ऐसा नहीं कि केवल यहाँ चाय पी जाती है भाई, और भी चीजें खाई जाती हैं। इसके साथ साथ औपनिवेशिक वास्तुकला और मंदिरों के लिए भी ये फेमस है। बिल्कुल बुआ, तो चाय का बागान का आपने चर्चा करी तो चाय याद आ गई, लेकिन अभी चाय नहीं पी सकते। अभी तो हमें आगे चलना है पालमपुर। तो पालमपुर से धौलाधार रेंज की प्राकृतिक सुंदरता और कांगड़ा घाटी की ढलानों का मजा भी लिया जा सकता है। पालमपुर और इसके आसपास के स्थान हैं बहुत सुंदर सुंदर हैं। हैंग ग्लाइडिंग और ट्रैकिंग जैसे यहाँ पर कर सकते हैं। साहसिक खेलों के लिए भी ये जगह बहुत ही लोकप्रिय है। यहाँ की जलवायु की बात करें तो इतनी अच्छी है कि पूरे साल यहाँ पर जाया जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा मार्च से जून और मध्य सितंबर से नवंबर के बीच का समय रहता है। बिल्कुल, यही हम भी कह रहे हैं कि मार्च से जून में जाएं, और फिर सितंबर से लेकर नवंबर तक में जाएं। लेकिन भाई देखो, एक बात तो है, अगर बर्फ बारी देखनी हो, यानी बर्फ गिरते हुए देखना हो, उनके नज़ारे का मज़ा लेना हो, तो दिसंबर में चले जाइए। फिर भी भाग्य है कि दिसंबर से फरवरी तक में आप आनंद लेने के लिए गए, और जिस समय आप गए 5 दिन, उसी दिन बर्फबारी नहीं हुई। और कभी कभी 2 ही दिन में अगर आपको मिल गया तो बस मिल गया। बर्फबारी का अपना मजा होता है। हाँ बिल्कुल, बर्फबारी का अपना मजा होता है, क्योंकि लोग उसके गेंद बना बना के खेलते हैं, बॉल बना लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। गिरते हुए बर्फ को देखने का अपना मजा होता है। तो पालमपुर जो है वो समुद्र तल से करीब 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
इसलिए बर्फबारी होती है। और पालमपुर धर्मशाला से करीब 30 किलोमीटर दूर है और इसका नाम जो पड़ा है उसके लिए कहते हैं कि पुलम शब्द से बना है इसका नाम, जिसका अर्थ है प्रचुर मात्रा में पानी। पालमपुर कभी स्थानीय सिख राज का एक हिस्सा था और बाद में ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया और व्यापार और वाणिज्य के केंद्र में एक तरह से कहना चाहिए बदल गया है। तो यहाँ पर देखने के लिए एक और जगह है जहाँ पर बहुत सारी चिड़िया पशु पक्षी मिलते हैं, तो वो है गोपालपुर चिड़ियाघर। पालमपुर में आप इसे देख सकते हैं और यहाँ की वनस्पतियाँ और जीवों की सुंदरता के साथ साथ बर्फ से ढकी पर्वतमाला भी देख सकते हैं। पालमपुर में स्थित न्यूगल पार्क है जो एक पहाड़ी पर स्थित है और न्यूगल नदी नीचे बहती है। यहाँ छोटी सी हिमानी नहर के साथ घास का लान जो है वो प्राकृतिक सुंदरता की वजह से लोगों को बहुत पसंद आता है, बहुत पसंद आता है। और नज़ारे जब इतने सुंदर हो तो भाई यही तो हम कह रहे हैं कि अगर गीत संगीत भी संग संग चलता रहे तो उसका मजा और दुगना हो जाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल बुआ। तो देखो भाई हमारी जो साथी लोग हैं ना बहुत ही प्यारी प्यारी बातें लिखते हैं। अच्छा। ये जो हैं ये अपने शहर से पालमपुर आ गई हैं। अच्छा। और इन्होंने लिखा है कि पिछले साल किसी सखी ने कोरोना काल का जिक्र करते हुए लिखा था कि हम इस रूम से उस रूम में जाते समय आपस में बोल देते हैं कि हम फलाने शहर जा रहे हैं। मैंने भी आज यही किया है। गर्मी तो बहुत है, पहाड़ तो आप घुमा ही रही हैं, इसलिए मैंने एक रूम से दूसरे रूम में आ गई हूँ और अपने शहर पटना से पालमपुर आ गई हूँ। आपके साथ घूमने के लिए तैयार हूँ। अपने मन की पतंग की डोर तो अपने हाथ में जितना चाहे उड़ा लो, क्या है, उड़ने में खुशी ही मिलेगी। तो भाई चलिए हम भी आपके संग चलते हैं, हम भी घूम ही रहे हैं, है ना? क्योंकि देखिए जब जैसे ही गाना बज रहा था ना बुआ हसीन वादियों वाला, तो बस ऐसा लग रहा था कि कैनवास लेके बैठ जाए, कलर ले ले। चलो मंदिर आगे घूम लो, जरा थोड़ा सा दर्शन पूजा करो। यहाँ पर विंध्यवासिनी मंदिर है जो न्यूगल पार्क से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है और इस जगह बस और आप मतलब कि बस से भी जा सकते हैं, टैक्सी से भी जा सकते हैं। इसके बाद है घुघरू। ये जो जगह है ये भी पालमपुर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर माता का मंदिर है, ऐसे ही काली जी का मंदिर है, रामकृष्ण मठ है होगा या मंदिर है वहाँ का रामकृष्ण परमहंस का। तो ऐसे छोटे छोटे जो स्थान हैं वो भी दर्शनीय हैं। और लांघा एक रमणीक स्थल है वहाँ पर जो समुद्र तल से 7000 की फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ जखनी माता का मंदिर है जो देखने लायक है। यहाँ से प्रकृति के दृश्य बड़े ही मनोरम लगते हैं। मंदिर के नीचे बहती नीले पानी वाली नदी जब हम देखते हैं तो उसमें दिखते हैं चमकते पत्थर, वो भी वहाँ से बहुत सुंदर दिखते हैं। क्या बात है। तो यही तो हम कह रहे हैं कि देखो जो प्राकृतिक नज़ारे होते हैं उनका मज़ा अलग होता है, लेकिन कुछ गैलरीज जो होती हैं जैसे कि यहाँ पर आर्ट गैलरी है वो भी बहुत अच्छी लगती है। विश्व भर के लोग यहाँ आते हैं देखने के लिए। यहाँ के चित्रों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। और एक बात और है मंजरी, होली का त्यौहार तो वैसे सभी जगह बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन यहाँ का जो है ना त्यौहार खास तौर से बहुत प्रसिद्ध है। और इन दिनों क्या होता है कि पूरा शहर जो है दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है और कलाकार भी सुंदर सुंदर वस्त्रों से सजे रहते हैं, अपनी प्रस्तुतियां देते हैं और देर रात तक जो है समारोह चलता रहता है। क्या बात है, कितनी सुंदर होता होगा उस समय का वातावरण। और यहाँ पर एक और चीज़ प्रसिद्ध है, सौरव वन विहार, उसे भी आप देख सकते हैं। इसका नाम कारगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन सौरव कालिया जी की याद में रखा गया था। यहाँ का मछली घर है जहाँ पे तरह तरह की मछलियाँ हैं और उन मछलियों के बारे में ढेर सारी जानकारियाँ भी आप देख करके हासिल कर सकते हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई देखो ये तो हो गया बच्चों के घूमने की बात। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं बच्चे घूमेंगे, मछलियों के बारे में तो हम सब भी जानकारी लेंगे ही, लेकिन बच्चों के लिए एक अलग पार्क है, चिल्ड्रन पार्क, जो बच्चों को जाहिर है कि अच्छा ही लगेगा। इसके संग संग यहाँ पर बोटिंग का भी आनंद लिया जा सकता है। सेंट जॉन चर्च की अपनी भव्यता भी है जो देखने में बहुत सुंदर लगती है। और वहाँ पर बैजनाथ शिव मंदिर है, बंदला माता मंदिर है, चामुंडा देवी मंदिर, ऐसे बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं जो देखे जा सकते हैं। यहाँ पालमपुर में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अनुसंधान केंद्र भी है। हिमालयन जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान, चौधरी सरवन कुमार हिमालय प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, श्री साई यूनिवर्सिटी, पशु चिकित्सालय पालमपुर होल्टा, शहीद कप्तान विक्रम बत्रा डिग्री कॉलेज जैसे शिक्षण संस्थानों में देश विदेश के विद्यार्थियों की शिक्षा का केंद्र है और वो आकर्षित होते हैं यहाँ की शिक्षा लेने के लिए। और भाई इतने सुंदर नज़ारे के बीच में पढ़ना हो तो क्या बात है, बहुत मजा आएगा ना। हाँ। और देखिए इसलिए तो हम कह रहे थे ना कि हम कैनवास खरीद लेते हैं, कलर कर लेते हैं। नहीं अभी नहीं। देखो ट्यूलिप जो होता है हाँ। वो तो वर्ल्ड फेमस है, हम सब चाहते हैं, उसकी जो खूबसूरती है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन हमारा देश भी किसी से कम थोड़ी है। यहाँ पर भी देश का दूसरा जो है ट्यूलिप गार्डन है
और पौधे तैयार किए जाते हैं यहाँ पर। आम लोगों के लिए ये गार्डन खुला भी रहता है, यानी देख के आप सोच सकते हैं कि आप हिंदुस्तान में हैं और पूरे जो वर्ल्ड फेमस ट्यूलिप हैं वो हमारे यहाँ भी हैं, इसकी भी बागवानी होती है, क्योंकि इनके जो चटक रंग होते हैं वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। फिर आपने रंगों की बात करी ना, फिर मेरा मन मचल गया। फूलों को देखो ना, ताजे ताजे फूलों को बहुत सुंदर लगता है ट्यूलिप। और इसके साथ ही यहाँ पर आना कैसे है, तो भाई गग्गल हवाई अड्डा पालमपुर के निकटतम हवाई अड्डा है जो 38 किलोमीटर की दूरी पर है। ये दिल्ली चंडीगढ़ से भी जुड़ा हुआ है और पालमपुर रेलवे स्टेशन कांगड़ा पठानकोट जैसे शहरों से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग से भी आप आ सकते हैं और पालमपुर दिल्ली से 483 किलोमीटर पर है और चंडीगढ़ से कितना बुआ? हाँ, चंडीगढ़ से भी ऐसे ही होगा, लेकिन थोड़ा कम है ना, 259 किलोमीटर लगभग है। ये तो निर्भर करता है कि आप किस तरफ से जा रहे हैं। ऐसे मनाली से भी लगभग 200 किलोमीटर है, शिमला से भी ऐसे 212 किलोमीटर है। तो इस तरह से आप कहीं से भी पहुंच सकते हैं। सबसे पास धर्मशाला से है, धर्मशाला से इसकी दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। तो वही देखो, ऐसा है कि अपने पास, जिसके पास जैसा साधन हो, जैसा पैसा हो, जैसा समय हो, उस हिसाब से जाइए। बस से जाइए, टैक्सी से जाइए, अपनी गाड़ी से जाए, जैसे भी जाए, लेकिन घूमे फिरे और इस कमरे से उस कमरे में भी जाके आनंद ले सकते हैं, जैसे हमारे साथी ने किया है। और बुआ जब वहाँ जाएंगे तो खाएंगे क्या? खाना भी तो पड़ेगा, मिलेगा वहाँ, वही खाएंगे। क्या क्या मिलता है बताओ? देखिए, मिलता है ना वहाँ पहाड़ी जैन व्यंजन के अलावा सेपू बड़ी मिलता है, पता नहीं क्या है, मुझे तो नहीं पता। और भटूरा, चना मदरा, मीठे चावल, पटंडे कोई चीज़ है वहाँ पर, वो भी मिलती है। मोमोज तो पता है खैर, और कड़ू का खट्टा का स्वाद ले सकते हैं। तो भाई ये सब चीज़ें तो तभी पता चलेंगी ना जब हम वहाँ जाएंगे। तो बुआ, अब हम लोग देखिए ना, गर्मी की बात चलने वाली है और गर्मी चली रही है, तो हम भी गर्मी की बात करेंगे। लेकिन देखिए बुआ, सारे मौसम बहुत अच्छे होते हैं, चाहे वो गर्मी का हो चाहे बारिश का हो। तुमने सोचा कि अगर गर्मी की थोड़ी तारीफ मतलब कुछ बुराई कर देंगे तो गर्मी ज्यादा नाराज हो जाएगी। सूरज भगवान और प्रकोप दिखाएंगे, अपना प्रकोप दिखाने लगे। डर गई जी। चलो, अच्छी बात है, डरना भी चाहिए। और जब हम डरते हैं ना मंजरी बिटिया, तो ये बात तो है कि हम फिर ज्यादा एहतियात बरतते हैं। तो डर के मारे कभी कभी हम ये कहने वाले थे ना आपसे बुआ कि हर मौसम अच्छे होते हैं, गर्मी का मौसम क्यों अच्छा है? क्योंकि इसमें भाई तरह तरह के फल वल आ जाते हैं, मौसम के हिसाब की सब्जियां आ जाती हैं और आइसक्रीम वगैरह भी आ जाती है। तो भाई हर मौसम का अपना मजा है भैया। लेकिन आइसक्रीम कितनी खानी है, कब खानी है, कैसे खानी है, ये सब भी तो जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये तो आप बताएंगे ना। नहीं, हम तो बताएंगे, हम तो खिलाते हैं, बस पैसे देते हैं और बस सब लोग खाओ। नहीं, बुआ जब बताती है। अच्छा, बुआ के हाथ की आइसक्रीम भी बहुत अच्छी होती है। नहीं, हम तो पैसे देते हैं। अच्छा, मैंने सोचा इसी बहाने आप हमें बना के खिला देंगे। खाओ, जेब खर्च दे दिया, अपना खाओ पियो, ऐश करो। लेकिन हाँ भाई, जो लू लगती है और जो पानी की कमी हो जाती है, उन सब के बारे में बहुत एहतियात रखना जरूरी है भाई। हम तो यही चाहते हैं और यही कह रहे हैं कि सब लोग स्वस्थ रहें, खान पान की थोड़ी तरीका अपना बदल लें, थोड़ा सा ध्यान दे दें, जैसे कि क्या क्या हमें शामिल करना। जैसे तुमने कहा, फल सब्जी बहुत है और भगवान ने देखो कितना कुछ दिया हुआ है ना, प्रकृति हमें खूब प्रचुर मात्रा में। जहाँ तो पानी की जमीन पे कमी हो रही है, शरीर में कमी लग रही है, वहीं हर सब्जी में, हर फल में एकदम भर भर के पानी भर दिया है उन्होंने, है ना, ढेर सारा पानी भर दिया है। तरबूज खाओ तो कितना पानी निकलता है उसमें से, रस। तो नारियल में कितना पानी रहता है। बिल्कुल सही बात है। तो इन सब चीजों का सेवन बराबर ध्यान से करते रहें। और इन दिनों जो होता है गर्मी के, जो कहते हैं ना हीट स्ट्रोक, गर्मी जब लग जाती है तो वो भी बहुत नुकसानदेह होती है शरीर के लिए। त्वचा झुलस से जाती है, जलन होने लगती है और थकान, भूख ना लगना, उल्टी जैसी समस्या और फूड पॉइजनिंग की दिक्कत आ जाती है। इसलिए हमेशा ताज़ा सादा भोजन करें। मसालेदार तले भोजन से आप दूरी बना लें, यानी तौबा ही कर लें उससे, और इसकी जगह आप लो कैलोरी और हल्के भोजन को अपने उसमें शामिल कर लें। तो इसलिए भाई, जब पार्टी वार्टी में जाएं तो ध्यान रखें, हल्का पुल्का कुछ खाएं। कोशिश करें कि जितना, जैसे कहते हैं ना कि मन भर के ना खाएं, जितना पेट भर जाए उसमें भी आप कोशिश करें कि आधी रोटी कम ही खाएं। और इसके संग से एक बात और है कि टहलें तो ज़रूर, लेकिन उसमें भी अपना देख लें कि आप कितनी सामर्थ्य है। अगर बहुत पसीना आ रहा है, आप थक रहे हैं, तो न टहलें। बहुत सारे ऐसे व्यायाम होते हैं, सांसों की ऐसी क्रियाएं हैं, जब हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे क्रियाएं हैं, उनको न करें, वो गर्मी में मना है उनको करना। शीतली प्राणायाम या जैसे और भी जो प्राणायाम है जिनसे कि शरीर के अंदर ठंडक रहती है, उन्हें करें। ऐसा नहीं कि जो आप साल भर करते आ रहे हैं उसे भी इसी समय जारी रखें, बल्कि उनका अध्ययन कर लें या किसी विशेषज्ञ के हिसाब से आप बिल्कुल मौसम के हिसाब से व्यायाम होते हैं, तो विशेषज्ञ से जरूर इसकी जानकारी ले लें, तभी उन व्यायाम को करें। और ऐसा नहीं कि आप जितना कुछ कर रहे थे वो करते रहें।
है ना, थोड़ा सा इसमें भी तब्दीली की जरूरत है। और सुबह उठने के 1 से 1.5 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ अवश्य खा लेना चाहिए, या आप ग्रीन टी ले लें। अगर हम देर से खाते हैं तो शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, और थोड़ी थोड़ी देर में खाने से क्या होता है कि ओवर ईटिंग जो होता है ना, ज्यादा खाने से भी हम बच सकते हैं। वैसे दिन की शुरुआत नींबू, शहद और गुनगुने पानी से करें तो हमेशा ही कहते हैं ना। और महिलाएं जो वैसे खासकर होता है सुबह उठती सारे घर के काम करने लग जाती है, वो कुछ अपने लिए नहीं सोचती है, तो भाई उनको पहले सोचना है कि हमें समय से खा लेना है। यही तो हम कह रहे हैं ना मंजरी कि अपना ध्यान रखें, और सुबह खास तौर से इन सब चीज़ों का, जैसे तुमने कहा ना, बहुत बढ़िया बात बताई कि शहद गुनगुना पानी में ले लें, नींबू ले लें ज़रूर, ताकि आपकी ताकत बनी रहे, पानी भी आपके शरीर का कम ना हो। इसके संग संग चाय कॉफ़ी जब हम पीते हैं ना मंजरी, तो अक्सर हमारे साथियों, आपने भी देखा होगा कि भाई तुरंत हमें भूख नहीं लगती, प्यास बहुत देर तक लगती नहीं, तो फिर अब जब प्यास लगेगी नहीं तो हम पियेंगे क्यों? तो बेहतर है कि हम चाय या कॉफ़ी से भी तौबा कर लें। थोड़ा सा दूरी बना लीजिए, हम नहीं कहते कि बिल्कुल छोड़ दीजिए, उसकी जगह बल्कि जूस है और कुछ भी ठंडा पेय पदार्थ लें, जो हमारे यहाँ बनता था, लस्सी बनती थी, छाछ है, सत्तू का शरबत है, नींबू पानी है, आम का पन्ना है, बेल का शरबत है, जैसे तुमने पहले ही कहा नारियल पानी है, आजकल गन्ने का रस खूब आ रहा है भाई, उसका सेवन करिए। बिल्कुल बिल्कुल, मौसम के हिसाब से। और गन्ने का रस बहुत अच्छा लगता है जब उसमें नींबू और काला नमक डाला जाता है। सबको नहीं अच्छा लगता है, ये तुम अपनी बात बता रही हो, अपनी बता रहे हो, देखिए, है ना। और फ्रिज का ठंडा पानी भी ना पिए, घड़े का पिए, मटके का पिए, सुराही का पिए पानी। और अगर फ्रिज का पीना ही है बुआ, तो उसमें थोड़ा सा सादा पानी मिला ले, एकदम ठंडा ना पिए, बोतल से तुरंत निकाल के। और कहते थे ना हमारे बड़े बुजुर्ग सभी लोग कि बाहर से आकर तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ, ये बात तो है। हाँ, यानी कि एकदम से गर्म से आए आप, गर्मी के माहौल से, तो पहली बात तो एकदम एसी में ना आ जाएं, कूलर के सामने ना आ जाए, धीरे 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 आपके शरीर का तापमान जो है वो बढ़े या घटे, दोनों ही दिशा में आप इस बात को ध्यान रखें, दोनों स्थिति में इस बात का ख्याल रखें। एकदम से ठंडे में गर्म में ना जाए, और इसी तरह से एकदम से गर्म से ठंडे में ना आए। तो इस सब चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि शरीर तो शरीर है ना, एकदम से गर्म से ठंडे में और ठंडे से गर्म में आने पे बीमार पड़ सकता है, तो इस बात का ख्याल रखें। और प्यास जब बुझती है ना, तो सच बात है कि फ्रिज का बहुत ठंडा पानी जब पीते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, आपकी प्यास बुझती नहीं है बल्कि और प्यास लगती जाती है, और आपका पेट भरता जाता है, और आप परेशान होते हैं कि अब तो प्यास तो बुझ नहीं रही है और पेट फूलता जा रहा है। तो भाई बेहतर है कि घड़े की ओर रुख कर लें आप जी। अब हुआ ऐसा होता था ना कि जब कोई बाहर से आता था तो कहा जाता था कि आप गुड़ दे दीजिए, या पेठा है, या कुछ बिस्किट। तो तुम आज नहीं पूछती हो, आजकल भी पूछो ना। हाँ। तो लो, ये तो कह दिया, अब कोई आएगा तो पूछेंगे ना, अभी तो कोई आया ही नहीं, आ ही नहीं रहा है। चलो, हाँ, गर्मी में सब अपने अपने घरों में। बेहतर यही है कि कहीं ना जाए, क्योंकि मंजरी ने गुजरे जमाने की बात कर दी, अब ये पता नहीं गुड़ पूछेंगे भी कि नहीं। नहीं, अभी तो कोरोना में तो कोई आ ही नहीं रहा था। खैर, कोई भी आए तो देना चाहिए। और अगर इन दिनों आपका मन मीठे का करता है तो मिठाई से अच्छा है कि आप मौसमी फल खा लें, संतरा, आम, सेब, अंगूर, है ना। हाँ मंजरी बेटिया, लेकिन ये सब तो हो गया कि फल खा लें, फल तो आप वैसे भी खा लें, लेकिन जब बाहर से आते हैं और पानी पीना है तो उसके पहले गुड़ जैसे बात की तुमने, या पेठा है, ये सब चीज़ें हैं। आंवले का मुरब्बा आता है, बेल का भी मुरब्बा आता है, कुछ इसी तरह से अलग अलग लोग कुछ जो है सर्दियों में गाजर का मुरब्बा भी बना लेते हैं। इन सब चीज़ों का सेवन कर लें। बहुत सारी आंवले की बर्फी आती है, इन सब चीज़ों का सेवन करें। ऐसे ही गुलकंद है, तो इसको खाकर तब पानी पिएं, या कुछ नहीं है तो आप शक्कर तो 1 चम्मच खा लें तभी पानी पिएं, एकदम से सादा पानी भी न पिएं तो अच्छा रहेगा। है कि नहीं? बिल्कुल। और जो ठंडे पदार्थ होते हैं, पेय पदार्थ होते हैं, उनसे दूर रहें, जो हम बाजार से लाकर पीना चाहते हैं। हाँ, ये बता दो, हमने तो चलो अभी हमने बताया पानी, और तुमने कहा इन सबसे नहीं हुआ, इतना तो वो भी समझते हैं, हमारे सखा और सखियां भी समझते हैं। तो जो हमें बाजार से लाने की बात कर रहे थे, तो उनसे आप दूर रहें, और घर में बने पेय पदार्थ भी, जैसे आपने अभी इतने सारे बताए हैं, लेकिन और भी, जैसे आप ठंडाई बना लें, गुलाब का शरबत है ना। और ये सब तो हम कार्यक्रम में बता चुके हैं भाई, गुलाब का शरबत बनाना बता चुके हैं, सौंफ का शरबत बता चुके हैं, फलों का जूस तो आप सब जानते हैं, आप ले ही सकते हैं, और नारियल का पानी तो हमेशा के लिए जिंदाबाद है। और हाँ बुआ, और एक और हमें पता चला है कि गुड़हल का शरबत, गुड़हल के फूलों का शरबत, वो भी आप बना सकते हैं और पी सकते हैं। तरबूज का, हाँ बिल्कुल सही है, वो बहुत अच्छा होगा। इसी तरह से तरबूज का जो जूस है वो भी निकाल कर पी सकते हैं। मोहितो हमने बताया था, पुदीने और नींबू का, जैसे वो मैंने आपके उससे मोहितो, हाँ तो मोहितो, ये सब हम लोग बना सकते हैं।
लेकिन बना सकते नहीं है भैया, बना लो और उसका सेवन शुरू कर दो। हाँ, खुद भी पियो और दूसरों को भी पिलाओ। और इसके साथ मौसम में लौकी, तरोई सब्जी आती है, पालक है, खीरा, ककड़ी, गाजर, जो आजकल की सब्जियां हैं उनको ही आप बनाएं, खाएं सादा, जिससे आप खाने से जलन नहीं मचेगी पेट में और पेट भी आपका शांत रहेगा। और जो होता है ना पूड़ी, पराठे, कचौड़ी, ये सब जो खा लेते हैं उससे एसिडिटी की समस्या बढ़ जाती है। यही तो हम कह रहे थे कि खा लें बता रही हो। हाँ। और क्या नहीं खाना है ये भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों से आप थोड़ा सा दूर रहें तो बेहतर है। कोशिश करें कि आजकल शुद्ध शाकाहारी ही भोजन ले, जो हल्का रहता है और पचने में भी आसान रहता है। और कोशिश करें, फिर जब बात आती है कि हल्का खाना है तो उपवास कर लें, तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। तो बहुत ही बढ़िया है, बाकी सब समस्याओं से आप दूर रहेंगे। और रात के भोजन के बाद भी हल्का सा टहल लें। बाद में आप तुलसी या ग्रीन टी पी सकते हैं, नहीं तो आप कुछ नहीं तो आप गुनगुना पानी पी लें। ऐसे ही सो जाएं, ये भी तो हो सकता है। हाँ, ऐसे भी सो जाएं, लेकिन कहते हैं ना कि आप गुनगुना पानी पी के अगर सोते हैं तो अच्छा रहता है। हाँ, अच्छा रहता है। कुछ भी जो अफारा जैसा बनता है, खाना आपने खा लिया भूल से भी तला हुआ, तो वो शांत हो जाता है उस समय। तो इसके बाद बहुत सारी चीज़ें, भाई चटनियाँ भी कितनी बनती हैं, क्योंकि अम्बिया आ रही है तो अम्बिया पुदीना की चटनी आप बना के खा सकते हैं। बार बार बताया भी जाता है ना कि सत्तू का सेवन, तो वो भी शरीर को ठंडक पहुंचाता है। बिल्कुल। और क्या किसी भी तरह से कोशिश यही करनी चाहिए कि अंदर से शरीर का तापमान तो कंट्रोल में रहे ही, नियंत्रण में रहे इन सारी चीज़ों के संग। और ये भी कोशिश करें कि बाहर से भी शरीर का तापमान नियंत्रित रहे। इसके लिए पसीना तो प्रकृति खुद करती है, सेवक हमारा मदद करती है हमारी। पसीना बहता ही इसीलिए कि हमारे शरीर का जो तापमान है त्वचा का वो नियंत्रित हो जाए, ठंडा हो जाए। इसीलिए पानी की कमी हो जाती है। इसलिए पानी पिए भी, लेकिन उसके संग संग इस बात का ख्याल रखें कि पानी से नहाते भी रहें ताकि आपके बदन का तापमान सही रहे। और इसके संग संग साफ सुथरे कपड़े पहने, गीले कपड़े न पहने। सूप में कोशिश करें कि जैसे हम लोगों ने कहा कि घूमने आदि न जाएं, बहुत ज़रूरी न हो। इसी तरह से खाने में सलाद, अंकुरित दालों आदि का प्रयोग करें। साफ सफाई का पूरी तरह से ख्याल रखें तो स्वस्थ रहें। भाई हम तो यही चाहते हैं कि आप खुश रहें, प्रसन्न रहें और गाते गुनगुनाते रहें, है ना। तो देखिए ना, वो दिन याद करो जब मिलती थी बुआ ना, याद कीजिए कि बुआ तो मिलती थी, हमेशा मिलती थी, बुआ मिलती थी और बुआ भी जेब खर्च देती थी। तो हम सोच रहे हैं कि आज हमें बुआ जेब खर्च पक्का देंगी 4 बजे के बाद। बिल्कुल 4 बजे, तुमने बड़ा अच्छा किया कि 4 बजे के बाद मिलेगा। यही तो हम कह रहे हैं, है कि नहीं। जो कुछ होगा वो सब 4 बजे के बाद होगा। अभी तो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो श्रोता भाइयों ने, बहनों ने, बिटिया लोगों ने, बहुओं ने ढेर सारे बातें लिखकर भेजी हैं, उनका समय आ चुका है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, जो हम लोग के समय की बात है उसके बाद में बाद में करें बात, क्योंकि हम लोग को तो मिलता ही नहीं था। हाँ, हम लोग को तो मिलता नहीं था। पहले तो हम लोग को बुआ बता दे, पता ही नहीं था जेब खर्च होता क्या है। हमको नहीं मिलता था, मिलता नहीं था पहले, जब छोटे थे, छोटी की बात करें तब। अच्छा। पता नहीं था जेब खर्च क्या होता है। फिर धीरे धीरे पता चला, जब 2 पैसे मिलने लगे, 3 पैसे मिलने लगे, फिर पता चला अच्छा ये है। फिर मम्मी बता दी थी कि इससे तुम्हें ये चीज खरीदनी है, तो फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये हमारी पॉकेट मनी है, जेब खर्च है। लेकिन पॉकेट मनी जो नियमित रूप से मिलती है आमतौर पे उसी को समझते हैं। लेकिन भाई हमारे साथी ने बहुत अच्छा लिखा है कि सभी विषयों पर बातचीत तो अच्छी लग रही है। ये लिख रहे हैं कि वो दिन याद करो कि जेब खर्च मिलता था, लेकिन हमारे बचपन में तो ऐसा बहुत कम मौका मिलता था जब कोई मेहमान आए होते थे। जब वो जाते जाते हम बच्चों के हाथ में कुछ छोटी सी रकम, मतलब 8 आना या रुपया, 1 सिक्का देते, वो हमें काफ़ी अच्छा भी लगता था। तो बस यही हो जाती थी पॉकेट मनी। अब बुआ ऐसे ही एक किस्सा है कि मेहमान आया, मतलब लड़का था मेहमान में, घर का परिवार का सदस्य। वो जब जाने लगा तो उनको घर के लोगों ने पैसे दिए, तो उसको दिए 5 रुपए। तो कहता 5 रुपए नहीं लूंगा। तो कहते कितने लोग हैं? 11 रुपए लूंगा। क्यों? तो कहता है कि कैसेट मिलता है 11 रुपए का। कम से कम इतना तो जेब खर्च दो जाने का कि कैसेट खरीद सकूं। भाई देखो, ये तो अलग अलग बच्चों की बात है। हम लोग सोचते थे कि ऐसे मौके पर कि 2-3 जगह से मिल जाएगा तब कर लेंगे। हाँ, लेकिन उसने एक ही बार में ले लिया, सोचा एक ही बार में निपटा लेते हैं। तो ये सब अपने अपने तरीके होते हैं। और पॉकेट मनी की एक बात और है कि जो हमारे साथी ने लिखकर भेजा, उससे जुड़े हुई एक और बात याद आती है कि घर में जो बच्चे बहुत बीमार पड़ते थे, उन्हें जब कोई देखने आता था तो भी पैसे देता था। हाँ। तो जो नहीं बीमार पड़ते थे वो सोचते थे ये तो अच्छा है, वो भी लेट जाए, वो भी बीमार पड़ा है, उसको मतलब उसकी पसंद का खाने को भी मिल रहा है, उसके संग कुछ लोग खिलौने दे रहे हैं, कुछ पैसे दे रहे हैं, तो बड़े नक्शे में रहता था। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। लेकिन हाँ,
था, इसी खुशी के लिए लोग देते थे कि अच्छा बीमार है तो भाई बच्चा दुखी है। अब नहीं, अब बीमार हो तो बुआ नहीं मिलता कुछ भी। तो चलिए देखिए, बहुत सारे संदेश आ गए। तो एक संदेश आया है कि सचमुच आपने जेब खर्च की बात कहकर हमें बचपन की मीठी यादें ताज़ा कर दी। हमको तो अपने बाबा का इंतज़ार रहता था, क्योंकि वे नौकरी के कारण बाहर रहते थे, और जैसे ही वे आते सारे भाई बहन आज ही उनको घेर लेते। कोई उनका सामान पकड़ता तो कोई कंधे पर चढ़ जाते, कोई हाथ पकड़ लेते। जब तक वे बैठकर हमें प्यार दुलार कर पैसे नहीं देते थे, हम हटते नहीं थे, और फिर जो मर्जी उस पैसे का हम करते थे। मैं भी इतनी शैतान थी कि सबसे आखिर में निकालती अपने पैसे। भाइयों को उधार देने का क्या मजा आता था। फिर हमको लगता था कैसे सबको उनके जरूरत के हिसाब से बाबा जेब खर्च देते थे। पर अब समझ में आया कि वे पिता थे जिन्हें सबकी आवश्यकता का कुदरती तौर पर पता होता है। आज वे नहीं है, पर सब कुछ कल की ही बात सी लगती है। क्या बात तो हम है। कह रहे हैं कि ये सब जो भावनाएं होती हैं वो सिर्फ पैसे की जो कीमत से नहीं होती हैं, बल्कि भावनाओं की कदर अलग ढंग से होती है। इसमें एक बड़ा किस्सा और बड़ा मजेदार याद आ रहा है कि ऐसे ही पड़ोस में हमारे थे, वो उनके पिताजी बैंक में काम करते थे। अक्सर होता था कि हम लोग हैं और उनके पिताजी आ गए, तो वो जब अपना पैंट उतारते थे और उसका जब पलटते थे तो अक्सर उनके जो चोर पॉकेट होता है ना पैंट में, उससे उनके जो खुले पैसे होते थे फुटकर, चवन्नी अठन्नी, वो गिरते थे। तो सब बच्चे दौड़ दौड़ के ढूंढते थे और जिसको जितना मिल जाता था वो उसको मिल जाता था। फिर वो डिक्लेयर हो जाता था कि अब हम नहीं देंगे बाबूजी इसको। तो ये तो अच्छी बात है। ये सब इंतजार करते थे, लेकिन पिताजी भी अक्सर उनके कोशिश करते थे कि वो गिरे नहीं, लेकिन गिर ही जाता था। तो ये भी बड़े मजेदार तरीके से पॉकेट मनी ले ली जाती थी। और ऐसी मुझे अपनी बुआ, अपनी मम्मी का किस्सा याद आया कि वो जब डैडी के पैंट होती थी तो उसमें से जब 10 रुपए या 50 रुपए या 100 का नोट मिलता था तो डैडी कहती थी कि ये तो अब मुझे मिल गया है, अब नहीं दूंगी, ये मेरी धुलाई का पैसा है। तो इस तरह की भी पॉकेट मनी होती थी। बिल्कुल सही बात है। और देखिए, इसी के साथ एक और संदेश मिला है। ये लिखते हैं कि जब जेब खर्च की बात होना है तो याद आया जब हम लोग और मैं और मेरे बड़े भाई साइकिल से स्कूल जाया करते थे, तो मुझे 4 आने और भैया को 8 आने मिलते थे, और लंच टाइम में मैं स्कूल की कैंटीन से 4 आने का समोसा खाता था मैं। क्या बात है। यानी 4 आने उस समय बहुत कीमती थे उस समय के हिसाब से। जैसे हम 2-3 पैसे की बात कर रहे थे तो उसमें आइसक्रीम भी खा लेते थे, वो जो डंडी वाली आती थी ऑरेंज कलर की, गोरस कहते थे उसको। अच्छा, तो मुझे आज ही पता चला उसको गोरस कहते थे, क्योंकि उसको मान के चलते थे कि वो दूध की बनी होती है, सफेद वाली। तो नया नाम पता चल गया, गोरस होता था और उसको गोरस कहते थे। तो इस तरीके की भी आइसक्रीम होती थी। आइसक्रीम तो बाद में नाम आया। उसी पैसे में हम लोग वो पाचक खाते थे। नहीं उसी में चूरन ले लेना, पाचक, चूरन ले लेना, उसी में स्याही की टिकिया ले लेना, ये सब हुआ करता था। ये सब चीजें होती थी। हमारे वहीं पर हमारे साथी ने बहुत अच्छा लिखा है कि आज के समय में मेरे बच्चे भी बहुत समझदार हैं। अभी 13 मई की ही बात है, मेरी शादी की सालगिरह पर पहली बार बच्चों ने हमें सरप्राइज दिया, केक लेकर आए। तो मैंने पूछा तुम कैसे लाए हो? मेरे बड़े बेटे ने बताया पापा मुझे कॉलेज जाने के लिए किराए के पैसे देते हैं, 40 रुपए किराया लगता है और 10 रुपए का रोज हम बचाते हैं और उसी बचत से लेकर आए हैं केक। तो भाई पॉकेट मनी का एक ये भी तरीका है कि किस तरह से उसका प्रयोग किया जाए, खुद के आनंद के लिए और परिवार के पूरे आनंद के लिए, है कि नहीं? तो बेचारा दिल क्या करे जब जेब खर्च कम मिलता था बुआ। 4 बजे की याद है ना बुआ देने की? देखो नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे बहुत सारे साथियों ने अपने अपने ढंग से लिखा है। एक साथी ने बहुत प्यारा लिखा है, बाद में भी पढ़ती हूँ, लेकिन हालांकि इन्होंने बहुत अच्छे से हमारा स्वागत किया। प्यारी बुआ जी आई हैं आपने मायके जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मायके की हमें याद दिला दी और बहुत भावुक कर दिया। आप लिखते हैं कि आपका दिल से स्वागत है प्यारे फुआ जी। पहले बचपन में जेब खर्च के नाम पर 2 रुपए भी नहीं जुटते थे दीदी, हमेशा अभाव में ही जिंदगी बीती। पिताजी किसान थे, उनके पास नगद पैसे नहीं के बराबर रहते थे। आज हम लोग कमाते हैं लेकिन वो संतुष्टि नहीं है जो पापा और माँ 2 रुपए ही देते थे। उससे जो संतुष्टि मिलती थी वो अलग ही थी। आपने पिछले दिनों की याद फिर से ताज़ा कर दी। तो भाई देखिए, ऐसा है ना कि हम लोग तो पिछले दिनों की याद ताज़ा करने के लिए भविष्य की आप योजनाएं बनाएं, खूब खुश रहें, इसी सब के लिए तो मिलते जुलते हैं ना, मिलते जुलते हैं। और भाई बुआ मैके आई हैं, तो जब मैके से जाएंगी तो पैसे तो मिलेंगे ना हम लोग को, हम भूले नहीं है बुआ, लेकिन नहीं मिले ना। जाएंगे ही नहीं हम तो, क्या कर लोगे बताओ जरा? तब इंतजार करेंगे हमारे जाने का। ये सही है।
फिलहाल हमारे साथ इंतजार कर रहे हैं कि उन्होंने क्या लिख कर आती है और रहती तो बहुत अच्छा लगता है, इसमें कोई शक नहीं। और चलिए एक संदेश पढ़ लेते हैं। भेजा है, जेब खर्च क्या होता है मुझे तो अब पता चला। मुझे कभी जेब खर्च नहीं मिला। हमारी रोजमर्रा की जरूरत पूरी होना ही बहुत बड़ी बात होती थी। हाँ, कभी कभी दुकान से सामान लाने पर बचा हुआ 1-2 रुपया मिलता था, वो भी मैं ऐसे रखती थी जैसे माँ ने अपने बचत खाते में रखा हो, और समय आने पर उन्हीं पैसों से माँ की मदद करती थी। मेरी माँ मुझे लक्ष्मी कहती थी क्योंकि कुछ ना कुछ समय पर उनकी आर्थिक मदद हो जाती थी। क्या बात तो है, बहुत अच्छी बात है, वाकई में बात है। ऐसा करना भी चाहिए। और जहाँ तक याद है कि हम लोग भी अपने पैसे छुपा छुपा के रखते थे कि जब माँ को जरूरत होगी तब देंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता था कि अचानक उनको जरूरत पड़ी, उन्हें पता रहता था इन लोगों ने कहाँ रखा है, तो माँ उसमें से निकाल भी लेती थी। तो बात बिल्कुल सही है, यही परिवार का आनंद होता है। जैसे कि टेलीविजन जब पहली बार आया तो सब भाई बहनों ने मिलकर पैसे इकट्ठा किए और बाकायदा वो शटर वाला जो दरवाजे वाला होता है वो टेलीविजन खरीदा परिवार के लिए, क्योंकि अक्सर उस समय जब शुरू में आया था तो घर के जो बड़े बुजुर्ग थे वो विरोध कर रहे थे कि नहीं, टीवी नहीं खरीदा जाएगा, और बच्चों में अलग उत्साह रहता था। हालांकि हमारे एक साथी ने 6वीं कक्षा की अपनी याद की है, लिखा है कि जब मैं 6वीं क्लास में थी और मुझे तब जेब खर्च 54 मिला करती थी और 8वीं तक आते आते बढ़कर 8 आना हो गई थी। इतने पैसे में भी बचा ही लेती थी और स्कूल के बाहर कभी बेर कभी इमली भी खरीद लेती थी। मैंने इसी जेब खर्च से काफ़ी बचत भी की थी और अपने छोटे भाइयों को अपनी बचत दिखाकर बड़ा सुकून मिलता था। जोड़े गए थोड़े से पैसों से बहुत बड़ी बचत करने का सुख अपरंपार था। और एक और मिला है हमें संदेश कि लिखते हैं कि बचपन में गर्मियों में दोपहर को 1 रुपया मिलता था। मटका कुल्फी खाने के लिए बहुत मज़ा आता था। मेले में जाते थे तो 3 रुपए मिलते थे। 3 रुपए बहुत कुछ मिलता था उस समय। मिठाई, खिलौना सब कुछ आ जाता था। स्कूल खर्च के लिए 50 पैसे मिलते थे। तो सब कितनी सारी यादों के साथ सब लोग हमारे जुड़ गए हैं। और इसी तरह एक और लिखते हैं कि यूं तो बचपन की बहुत सी यादें हमारे दिलों में जिंदा रहती हैं, लेकिन सबसे ख़ास याद होती है बचपन की पॉकेट मनी मिलना। याद है बचपन में जब पापा को सैलरी मिलती थी तब वो शायद 5 रुपए जेब खर्च के मुझे व भाई को देते थे। उसमें से हम कैंटीन में खा लेते थे, किराए से किताबें लाकर पढ़ते थे और सिनेमा देखने के लिए बचा कर रख लेते थे। पापा से सिनेमा देखने जाने की अनुमति लेते थे, पैसे नहीं मांगते थे। बचपन की चंद रुपए की वो पॉकेट मनी बड़ी अनमोल होती थी और उसे लेकर जो खुशी मिलती थी आज स्वयं के कमाए लाखों रुपए से भी नहीं मिलती है। बहुत सही बात आपने कही है। बिल्कुल सही बात है। ऐसे बहुत सारे तीज त्योहार होते थे, जैसे नवरात्रियों की बात करें तो पैसे इकट्ठे होते थे और उसको हम लोग अपने कहते हैं ना वो बॉक्स में रखते थे, ज्योमेट्री बॉक्स में, और किसी तरह से जोड़ के चॉकलेट, वो चोकोबार आइसक्रीम होती थी जो कि वैसे कहा जाता तो शायद परिवार वाले देते, लेकिन फिर भी अपने पैसों से इकट्ठा करके उसको खाना, उसका एक अलग आनंद होता था। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक हमारे साथी ने इस मंच से कहा है कि हम चाहते हैं कि एक संदेश देना चाह रहा हूँ कि गर्मी बहुत पड़ रही है इसलिए घर में ही रहें, अगर बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले, और घर से बाहर निकलने से पहले पानी ज़रूर पिएं और साथ में एक पानी की बोतल भी रखें। आप खुद भी पी सकते हैं और किसी की मदद भी कर सकते हैं। और निकले तो छाता लेकर भी निकले। जी हाँ, तो एक इन्होंने जो पानी की बोतल के संग संग 3-4 चीज़ें बता दी कि खुद का ख्याल रखें, किसी की मदद कर सकते हैं और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। छाता लगा लें, सर पे कपड़ा रख लें, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। लेकिन किचन के बारे में कुछ ट्रिक्स बताना चाह रहे हैं हम लोग। टिप्स ट्रिक्स बहुत सारी चीजें हैं जी। अब वो देखिए ना, नींबू के अचार में नमक के दाने पड़ जाते हैं जब बहुत पुराना सा हो जाता है। अगर अचार में थोड़ा सा शक्कर पाउडर मिला दे तो अचार दोबारा ताज़ा हो जाता है। क्या बात है। वैसे पुराना से पुराना अचार जो होता है पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आजकल खासतौर से इसका सेवन भी कर ले। दाल बनाना बहुत मुश्किल होता है, वैसे कहते हैं ना दाल गलनी बहुत मुश्किल से गलती है, तो इसके लिए 2-3 टुकड़े सुपारी के अगर आप डाल देंगे, सुपारी के, तो जल्दी से गल जाएगी। हाँ, और इसी के साथ जो अरहर की दाल जब बनाते तो उसका झाग भी निकाला जाता है। कैसे? तो वो जब खोलने लगता है ना तो उसका ऊपर से चमचे से नहीं, जब कुकर में खोलता है तो कुछ नहीं दिखाई देता है। तो यानी कि पहले आप कुकर में उसको बंद ना करें, पहले 1-2 उबाल आ जाए, जब उबलने लगे तो उसमें जो झाग आता है, फेन जैसा बनता है, उसको निकाल कर फेंक दें। तो जो उसकी जो उससे आपको जो यूरिक एसिड की समस्या होती है उससे आप बच सकते हैं। और 1-2 बार झाग निकालने के बाद फिर कुकर बंद कर दीजिए। और जो ड्राई फ्रूट है उसको आसानी से काटना है तो उन्हें 1 घंटे आप फ्रिज में रख दें। और टमाटर या बादाम के छिलके उतारने हैं तो उसे आप 5-10 मिनट के लिए उबलते पानी में रख दे तो आराम से निकल जाएगा। क्या बात है। तो बस समय से कार्यक्रम समाप्त करना हो तो सबको नमस्कार कह दे। बिल्कुल। मंजरी वर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार।